नमस्कार साथियों। आशा है कि आप लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पे फिर से आया हूँ। माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग बहुत दिनों से मेरा प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब न्यू वीडियो आए। हालांकि अब सीटेट एग्ज़ाम भी बहुत पास है, तो मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि प्रतिदिन एक वीडियो आप लोगों को उपलब्ध हो। इसके लिए मैं नित्य प्रतिदिन प्रयास करूँगा। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सामान्य रूप से मैं विषय पे आता हूँ। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो कंपनी थी हमारी, द्वितीय जो इसका चैप्टर था उसमें था कि कंपनी कैसे व्यापार से साम्राज्य की ओर गया था। तो जब 1651 में कंपनी हुगली नदी के पास बंगाल में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करती है और उसके बाद धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ाने लगती है, फिर प्लासी का युद्ध होता है जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसमें सिराजुद्दौला हारे जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनाया जाता है। फिर मीर जाफर को हटाया जाता है। फिर 1764 में मीर कासिम को बनाया जाता है। फिर वो भी उसकी भी मृत्यु हो जाती है बक्सर के युद्ध में। फिर मीर जाफर को 1765 में वहाँ का नवाब बनाया जाता है। फिर मीर जाफर की जब मृत्यु हो जाती है तो जो वहाँ का मुगल सल्तनत था ना, मुगल जो वहाँ के बादशाह थे, वो क्या करते हैं कि कंपनी को ही वहां का नवाब बना देते हैं। अब जब कंपनी वहां की नवाब बनेगी, जब वहां उसकी सत्ता आ जाएगी, तो अपना नया नया कानून लाएगा, नई नई व्यवस्था लाएगी, नई नई नीतियां लाएगी। तो इस प्रकार से कंपनी का वहां पे एक प्रकार से बंगाल में दबदबा स्थापित हो गया। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र पर कंपनी जो है अपना शासन कैसे चला रही थी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वो कंपनी व्यापार से लेकर साम्राज्य की स्थापना कैसे की, और इसमें देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों पर कंपनी किस प्रकार से शासन करती थी। ठीक है, इसमें देखिए 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहे थे। यानी कि 1765 में वहां के जो थे रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, और वो बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहे हैं कि भाई बिहार और उड़ीसा की भी दीवानी हमें मिल जाए। कंपनी दीवान बन गई। अब कंपनी जो थी वो सामान्य रूप से व्यापार करने के लिए आई और व्यापार से अब क्या बन गई, दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी की बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। तो यहाँ पे कंपनी का जो है ना, अब माइंडसेट चेंज हो गया। वो बोला कि व्यापार तो हम करते ही हैं, भारत में हमारा व्यापार प्रारंभ हो गया, तो व्यापार तो चलता ही रहेगा। लेकिन व्यापार के साथ साथ यदि हम इन लोगों के ऊपर शासन भी करें, यहाँ अपनी नई नई नीतियां भी लागू करें, तो ये भी और अत्यधिक अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ये बिहार और उड़ीसा का भी शासन ग्रहण करके वहां का भी दीवानगी ग्रहण करते हुए अब यहाँ पे नए नए जो है ये रूल्स बनाएंगे, नई नई नीतियां बनाएंगे, वही यहाँ पे बता रहे हैं। हालांकि समय के साथ जो है ना कंपनी, देखिए समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिसके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराए। देखिए ये जो पाठ है ना आज का हमारा, इसमें हम यही पढ़ेंगे
कि कंपनी जो है वो बंगाल की सत्ता तो ले चुकी थी, वहां की दीवानगी तो ले चुकी थी, लेकिन अब कुछ भूस्वामी होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे जो गांव में रहते थे। अब उसको तो कंपनी पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकती है ना, उस पे तो बस एक प्रकार से कंट्रोल कर सकती है, उसे खत्म नहीं कर सकती, हालांकि उसे थोड़े बहुत कुछ नियम लागू करके उसको जो है अपने अंदर में रख सकती है। तो कंपनी वही सोच रही है कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं, भूस्वामी हैं, इसको हम कैसे अपने कंट्रोल में रखें, इसको हम कैसे कंट्रोल करें। खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि उसकी भी सत्ता है एक, वो भी लोगों से कर्ज वसूलता है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो इस पार्ट में हम यही पढ़ेंगे कि बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों पर कंपनी जो है अपना शासन कैसे चलाएगी, उन लोगों को कैसे अपने कब्जे में करेगी, ये जो है इस पार्ट में दिया गया है। अब देखिए कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी की आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटेन से सोने और चांदी की आयात कब करती थी कंपनी, तो 1765 में, ठीक है ना। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने लगी थी। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं। बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट, ग्रामीण इलाकों में के किसान और कारीगर अपने चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। अब देखिए जब कंपनी जो है उन्हीं लोगों से वहां की अर्थव्यवस्था बहुत निम्न हो गई थी, क्योंकि कंपनी जो भी यहाँ की वस्तु थी ना, वो इन्हीं लोगों से खरीदती थी और इन्हीं लोगों को ज्यादा दामों में बेचती थी। और बाहर से जो मंगाती थी वस्तुएं वो अपने ब्रिटेन से, उसे तो यहाँ के व्यापार करती ही थी उन वस्तुओं की, लेकिन यहाँ से वस्तुएं खरीद के इन्हीं लोगों को व्यापार करके ज्यादा मूल्यों में ये अत्यधिक पैसा कमाने लगी, जिससे इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ने लगा। ठीक है, बंगाल के जो लोग थे उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ने लगा। तो इसी प्रकार से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो निम्न होती गई। अब देखिए ये हाट हाट होता है ना, गांव सब में आज भी देखेंगे आप, बहुत सारे गांव में साप्ताहिक हाट होता है, यानी कि सप्ताह में एक दिन, शनिवार रविवार सोमवार किसी दिन हाट लगता है। उसमें सब्जियां मिलती है, कुछ कपड़े मिलते हैं, खिलौना मिलते हैं, खाने पीने की कुछ वस्तुएं मिलते हैं। उसमें लगभग 50-60 दुकानें होती हैं छोटी छोटी, और जो गांव के जो लोग होते हैं वो आके जो अपने जरूरत की चीजें होते हैं उसको खरीद कर अपने घर लेके जाते हैं। जो उसका उचित मूल्य होता है वो उन दुकानदारों को दे देते हैं। तो इसी प्रकार से प्राचीन काल से ये हाट की परंपरा चलती हुई आ रही है, तो आज भी चल रही है। तो वही बता रहे हैं कि जब उन लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता था, तो उन लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी ना बहुत निम्न हो गई, और इससे वहां का जो साप्ताहिक हाट लगता था उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में बड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। अब देखिए कंपनी जब इतनी बड़ी शासन करने लगी बंगाल के ऊपर, तो 1770 की ईस्वी में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल हुआ, जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। किस लिए? बस खाना और पानी के लिए, क्योंकि इतनी अकाली वहां पे कि खाना मिलता ही नहीं था, इतनी महंगाई हो गई, अर्थव्यवस्था इतना निम्न हो गया कि वहां के लोगों को मृत्यु की नींद सुनना पड़ा। तो एक प्रकार से वहां का काला दिन भी कहा जा सकता है। 1770 की ईस्वी में बंगाल में जो कंपनी ने उन लोगों के साथ किया वो बहुत ही गलत किया। ठीक है, और 1770 की ईस्वी की जो बात है वो आज भी हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं और भविष्य में भी पढ़ा जाएगा, कि उन लोगों के ऊपर इतना कर्ज आ गया था, इतना दबाव था, इतना उन लोगों से कर्ज वसूली की जाती थी कि उन लोगों को भूखे पेट मरना पड़ा, और अकाल के कारण लगभग करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। वही बता रहे हैं ना कि 1/3 यानी कि 4 भाग में से 1 भाग बंगाल का समाप्त हो गया।
400 यदि वहां पे लोग होते थे तो 100 उनमें मर गए, इतना लोगों की मृत्यु हुई 1770 में। अब देखिए चार्ल्स कॉर्नवालिस जब वहां के गवर्नर बने तो वो वहां पे क्या किए, खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। अब जब 1770 में इतनी मृत्यु होने लगी तो कंपनी पे भी थोड़ा असर पड़ा, तो सोचे कि हम क्या करें यहाँ पे, क्या जमीन खेती के द्वारा कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ निवेश किया जाता है, खेती में सुधार कुछ किया जाता है, किया जा सकता है या नहीं। तो वही वो सोच रही थी। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों की 1793 में अस्थायी बंदोबस्त कब आया था, तो याद रखिएगा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लाया था। कौन लाया था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस, यही है साइड में जो दिख रहा है ना आपको ये बुढ़ा, चार्ल्स कॉर्नवालिस यही लाया था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, आ सकता है ये सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है कि स्थायी बंदोबस्त कब आया था, कौन लाया था, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस 1793 में आया था। बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इसमें उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि को राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ती उत्पादन से फायदे में रहेंगे। अब देखिए कंपनी जो है ना, यहाँ पे चार्ल्स कॉर्नवालिस जब यहाँ के गवर्नर बने तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कानून लाया, स्थायी बंदोबस्त। इसमें जो है वहाँ के जो छोटे छोटे राजा होते थे, जो छोटे छोटे जमींदार थे, उन लोगों को बोल दिया कि भाई तुम लोग यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, उनसे कर्ज लोगे, और वो एक फिक्स कर दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सभी के लिए समान होगा। एक फिक्स प्राइस कर दिया, जैसे मान लिया मैं 100 रुपया लूंगा, भाई तुम इतना एक कट्ठे जमीन की खेती करोगे तो तुमसे मैं 100 रुपया लूंगा। अब जो गरीब है उससे भी 100 रुपया, जो धनिक है उससे भी 100 रुपया। अब जो मान लो किसी का फसल खत्म हो गया, नष्ट हो गया, बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, सूर्य के प्रकाश के जलन के कारण सुखाड़ आ गया, ज्यादा बाढ़ आ गया, फसल नष्ट हो गया, तो फिर भी उसे 100 रुपया चुकाना पड़ता था राजाओं को। अब मान लो अब किसान नहीं दे पाते, वो गरीब है, तो राजा को चुकाना पड़ता था। इससे जो है किसान के ऊपर तो उतना प्रभाव नहीं पड़ा, हालांकि प्रभाव पड़ा उसके ऊपर भी, क्योंकि राजा और जमींदार उसे दबाव देते थे। लेकिन जो बड़े बड़े आदमी थे, जमींदार थे, राजाओं थे, छोटे छोटे, उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ा। ठीक है ना, तो वहां पे राजस्व की मांग बढ़ने लगी। अब समस्या क्या थी इसमें? मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों की भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। अब देखिए होता क्या था कि जो जमींदार होते थे ना, वो तो इतना पहले ही कंपनी उस पर राजस्व ठोक दी थी कि भाई वो चुका ही नहीं पा रहा था उतना पैसा, उतना कर्ज दे ही नहीं पा रहा था। ठीक है, उतना टैक्स वो कंपनी को दे नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद कंपनी देखी कि भाई हम अस्थाई बंदोबस्त यहाँ पे लाए, फिर भी इन लोगों की खेती में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, आखिर क्यों? वास्तविकता ये है कि वहां के जो राजा थे, जो जमींदार थे, वो तो जितना उसको कर्ज मिलता था, जितना टैक्स मिलता था, उससे ज्यादा तो वो कंपनी को दे देता था। तो खेती में क्या वो लगाएगा, क्या उसमें सुधार करेगा? उसके पास पैसा ही नहीं बचता था, तो क्या वो सुधार करेगा? अब इसके कारण जो वहां के बड़े बड़े जमींदार थे, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, उसके जमीन छीन लिए जाते थे, उसको जमींदारी से हटा दिया जाता था, कंपनी खुद उस पर सत्ता करती थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजारों में कीमतें बढ़ रही थी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआत सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बच्चे रह गए थे
अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त किया है। आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अफसर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब लगान इतना ज्यादा हो गया था, इतना टैक्स कंपनी बढ़ा दी थी कि भाई उन लोगों की जो जमीन थी ना वो भी बेचनी पड़ गई थी। अब वो उसमें फसल क्या करेगा, वो तो लगान चुकाते चुकाते मान लो कि इस बार किसान अपने खेतों में फसल किया, अब पैसा देना है भाई उसे कंपनी को, तो उसके लिए तो कुछ पहले पैसा अर्जन करना पड़ेगा ना, तो कैसे करेगा, फसल लगा के। अब मान लो हम खेत में इस बार फसल किए, किसी कारण उस समय में इतनी ज्यादा अकाली थी, मान लो बाढ़ आ गई खेतों में, बाढ़ आएगी तो फसल क्या होगा, नष्ट हो जाएगा ना फसल। बाढ़ आने से फसल नष्ट हो जाती थी, लेकिन कंपनी क्या सोचती थी कि तुम्हारा बाढ़ आए, फसल जरे मरे कुछ भी हो तुम्हारा, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। तुमको प्रत्येक माह इतना पैसा देना है, इतना टैक्स तुम्हें देना है, तुम्हारे पास जमीन है तो तुम्हें इतना पैसा देना होगा, चाहे तुम्हारी आमदनी हो या ना हो। ठीक है, इस प्रकार से कंपनी का एक रूल था, वो एक फिक्स कर दिया था कि तुम्हें इतना पैसा देना होगा प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष तुम्हें इतना पैसा पेमेंट करना होगा। तुम करो या ना करो, तुम्हें आमदनी हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जो आ, ये जमीन है ये मैं ले लूंगा, तुम्हारी लैंड मैं ले लूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से वो कंपनी यहाँ पे व्यवस्था लाई थी। अब देखिए एक और नई व्यवस्था आई, ये तो अस्थाई बंदोबस्त समझ गए थे। अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था, चार्ल्स कॉर्नवालिस। इसकी ये जब गवर्नर बना था तो ये अस्थाई बंदोबस्त यहाँ पे लाया था। कब लाया था, 1793 में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है सीटेट में, मूल्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर पश्चिमी की जो प्रांत है ना, प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी, क्या नाम है इसका, हॉल्ट मैकेंजी, मैकेंजी। ठीक है ना, ये अंग्रेज है, अंग्रेजों का नाम तो ऐसे ही होता है। अंग्रेजों से हमें आज भी नफरत है, इन गोरे आदमियों से ना हमें बहुत पुश्तैना नफरत है। भले ही ये आज सुधर गए, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार किया है ना, मैं बोल रहा हूँ इन लोगों से हमेशा नफरत करो। क्योंकि हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे जो दिग्गज नेताओं थे, जो हमारे देश के महान महान वीर सेना थे, उन लोगों के साथ इन लोगों ने जिस प्रकार से अत्याचार किया है ना, ये कभी भूला नहीं जा सकता है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझेंगे कि अंग्रेज कैसा था। ये गोरे सामान्य लोग नहीं थे, ये जब भारत में आए थे तो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन इसकी नीयत इतनी खराब हो गई कि यहाँ के लोगों की दशा इसको नहीं देखी गई। इतनी क्रूरता इन लोगों में आई कि आज भी हमें इनसे नफरत करना पड़ रहा है, और नफरत रखनी होगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों के साथ जो इन्होंने किया है ये कभी भूला नहीं जा सकता है। ये इतिहास हमें बताता है, इतिहास इसका साक्षात प्रमाण है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था लाई, अब देखिए ये जब वो क्या नाम था उसका, चार्ल्स कॉर्नवालिस, जब वो वहां का गवर्नर हट गया तो ये बना वहां का गवर्नर। ये 1819 में गवर्नर बना था बंगाल का। तो जब ये वहां का गवर्नर बना तो ये एक न्यू कानून लगा, ये 1819 में बना था और 1826 में ये इसकी स्थिति खराब हो गई तो इसको भगा दिया था। तो ये एक नया कानून लाया था, एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज के गांव का महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों की रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाला राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा
जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। अब देखिए, जब ये बना ना, क्या नाम है इसका, ये मैकेंजी। मैकेंजी जब वहां का गवर्नर बना, गवर्नर नहीं, वहां का कुछ एक उसको पद मिला था मैकेंजी को। तो मैकेंजी जब वहां का गवर्नर मतलब एक कोई पद मिला था, सॉरी गवर्नर नहीं बना था, तो मैकेंजी वहां एक न्यू शासन लाया, नया एक व्यवस्था लाया। हालांकि पूरे बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश के जो कुछ उत्तर प्रदेश में भी वो प्रांत पड़ रहे हैं, उस प्रांत के लिए वो एक व्यवस्था लाई जिसे महालबारी महालवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है राजस्व इसमें भी वसूला जाएगा, लेकिन ये राजस्व वसूलने का काम जमींदार का नहीं होगा, राजाओं का नहीं होगा। किसका काम होगा? जो गांव के प्रधान व्यक्ति मुखिया होते हैं ना, उसका काम होगा। ये इसमें एक रूल्स है। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि राजा राजा राजस्व किस बंदोबस्त में वसूली करते थे? तो राजा जो है राजस्व वसूली करते थे अस्थाई बंदोबस्त में, लेकिन मुखिया जो है राजस्व वसूली करता था महालवाड़ी बंदोबस्त में। महालवाड़ी बंदोबस्त कौन लाया था? मैकेंजी। और स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? कॉर्नवालिस। से याद रखिएगा। ये कब आया था? महालवाड़ी 1822 में। वो कब आया था? 1793 में। इसमें और एक महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें बीच बीच में संशोधन हो सकता है। राजस्व जो है ना, फिक्स नहीं था इसमें कि भाई तुम्हें इतना देना ही पड़ेगा। मान लो तुम्हें यदि कुछ फसल नहीं हुआ, तुम्हें आमदनी नहीं है, तो थोड़ा कम करके पैसा दे दो। ये इसमें थोड़ा रूल था। लेकिन स्थायी बंदोबस्त में तो भाई बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। उसमें तो एक फिक्स प्राइस कर दिया था कि तुम्हें इतना देना है तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, महालवाड़ी बंदोबस्त आया था, कौन लाया था? याद रखिएगा। ठीक है, महालवाड़ी बंदोबस्त कौन लाया था? मैकेंजी लाया था। चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन सा लाया था? स्थायी बंदोबस्त लाया था। स्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793 में आया था। 1822 में आया था महालवाड़ी बंदोबस्त। दोनों बंदोबस्त के बारे में पता चल गया। अब देखो मुनरो व्यवस्था क्या थी। टॉम्स मुनरो जो है ना, वहां का गवर्नर बना 1819 में। तो वो एक व्यवस्था लाता है, मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। अब देखो, इसका जो है ना कब्जा धीरे धीरे पूरे भारत में होने लगा। तो ये दक्षिण भारतीय जो इलाके थे ना, कर्नाटक हो गया, उसके बाद आंध्रा हो गया, ये तेलंगाना हो गया, ठीक है, तमिलनाडु केरल के जो एरिया थे, इन दक्षिण भारतीय इलाकों में ये मुनरो जो है, टॉम्स मुनरो वहां का गवर्नर उस समय का, वो एक मुनरो व्यवस्था लाता है। मुनरो व्यवस्था, ठीक है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार, याद रखिएगा, रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ पे स्थापित की गई? दक्षिण भारतीय इलाके में। कौन लाया था? टॉम्स मुनरो। इसे कौन सी व्यवस्था कही जाती है? मुनरो व्यवस्था। देखिए यही है टॉम्स मुनरो। देख के लगता है साल राक्षस की तरह ये दिखता है। ये लोग सामान्य व्यक्ति नहीं है, दिखने में गोरे हैं, अंदर से पूरे काले हैं। हम लोग भले ही ऊपर से काले हैं, लेकिन अंदर से दिल के एकदम गोरे हैं। लेकिन ये लोग ऊपर से गोरे हैं लेकिन अंदर से पूरे काले। अब देखो रैयतवाड़ी में ये क्या करता था, अस्थाई बंदोबस्त में देखिए कैसे इन लोगों के ऊपर जो वहाँ के किसान थे, जमींदार थे, उनके ऊपर जुर्म किया कॉर्नवालिस। उसके बाद ये आया था, क्या नाम था इसका, जो महालवाड़ी बंदोबस्त लाया था, मैकेंजी, वो किस प्रकार से जुर्म किया। अब देखो मुनरो आया है, ये क्या कर रहा है? दक्षिण भारतीय वाले इलाकों पे यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त है ही, लेकिन ये एक विशिष्ट रूप से रैयतवाड़ी बंदोबस्त लाया, नई व्यवस्था विकसित की, उसे रैयतवाड़ी के नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर देख लिया था। टॉम्स मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुंडो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करनी चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन, देखो दक्षिण भारत में ऐसा कोई परंपरा नहीं था कि भाई पूर्वगत ऐसे हम आ रहे हैं, हमारे पूर्वज का जमीन है तो हम भी इस पे राज करेंगे, ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी। हर एक किसान का अपना स्वतंत्र जमीन था, वो अपना अपना खुद का वो कृषि करता था। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जैसे उत्तर भारतीय में। तो ये मुनरो सोचा कि भाई हम यहाँ पे किसी एक को प्रधान नहीं बनाएंगे, जैसे महालवाड़ी में मुखिया करता था, अस्थाई में जो राजा थे, जो वहां के जमींदार थे, वो करते थे। लेकिन इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था
कि जो किसान है ना, किसान से डायरेक्ट पैसा वसूल किया जाता था, उससे डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, उसके बीच में कोई और नहीं। अंग्रेज जो है ना उससे डायरेक्ट टैक्स लेते थे, ठीक है, उसे डायरेक्ट टैक्स लेते थे, इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई बीच में और तीसरा मेंबर नहीं था, किसान और अंग्रेज उससे डायरेक्ट राजस्व वसूली कर लेते थे, प्रत्यक्ष रूप से, बीच में कोई और नहीं आता था। किसानों से ही ये राजस्व आकलन करना प्रारंभ किया। आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुन्नो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। देखो टॉमस मुंडो जो है ना, इसका वचन सुनो, ये क्या कह रहा है कि मुनरो का ये मानना था कि अंग्रेजों को पिता की तरह इसकी रक्षा करनी चाहिए, कि जैसे पिता अपने पुत्र को रक्षा करता है, ऐसे ही पिता बन के किसानों की रक्षा करें, इनके जमीन को सुधारें। भाई ये ठीक है, इसके विचार ठीक है, लेकिन ये दिल से बहुत काले हैं, ये तो मैं बार बार बोलूंगा। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ सालों के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाले आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों में भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों की उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन लोगों ने सोचा कि भाई किसान के लिए व्यवस्था जो आ रही है वो इसे मजबूत बनाएगी, किसान ज्यादा धनी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना अस्थाई बंदोबस्त में, ना महलवारी बंदोबस्त में, और ना ही रैयतवारी बंदोबस्त में। तीनों बंदोबस्त में से किसी में भी किसान के लिए 1% का भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि जहां तक हुआ नुकसान ही हुआ। यूरोप के लिए फसलें, अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलें की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसे इसी तरह की फसल इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए होता क्या है कि अब जब इसे राजस्व मिलना लगा तो ये सोचा कि भाई हमारे देश में यानी कि ब्रिटेन में कि तो कुछ वस्तुएं की आवश्यकता होती है, तो हम इन्हीं लोगों को बोलते हैं कि ये लोग खेती करेंगे और यहाँ से हम लेके अपने देश लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए उसमें अफीम अफीम जो एक नशीली पदार्थ होती है, आज के तौर पे वो नॉर्थ ईस्ट साइड में ज्यादा होता है। अफीम, चरस चरस नहीं, अफीम की खेती होती है उधर। ये मणिपुर की तरफ वो जो निचले पहाड़ के नीचे का हिस्सा होता है ना, उसमें अफीम सबकी खेती होती है। हालांकि बहुत नशीली पदार्थ होते हैं, इसमें ड्रग्स चरस सब बनता है, ये सब छोड़ो, ये सब अलग बात है। तो ये अफीम सबकी खेती और अलग अलग इलाकों में जो है अलग अलग चीज खेती करने के लिए आदेश दिया। बंगाल में पटसन बनाओ, असम में चाय की खेती करो, वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती करो, पंजाब में गेहूं की खेती हो, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास भी हो, मद्रास में चावल की खेती हो। इस प्रकार से ये तय किया। अब देखो इसी सब में एक महत्वपूर्ण खेती थी नील की खेती, इसके बारे में हम जानते थे। क्या रंग का भी कोई इतिहास होता है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़ों के छापों की दो तस्वीरें दी गई है। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? अब देखो नील की खेती जो है ना बहुत अति महत्वपूर्ण है, इसे हम अभी विस्तृत रूप से जानेंगे। अभी नील के बारे में ही आएगा कि कैसे अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार किए नील की खेती करवा के। नील की खेती करने से होता क्या है ना कि जो जमीन में उर्वरता होती है ना, यानी कि किसी भी खेत में तुम एक बार नील की खेती कर लो तो फिर उसमें जो है ना दूसरा फसल उगता ही नहीं है 2-3 सालों तक, क्योंकि उस खेत की जो उर्वरता होती है, जो उपजाने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए उसमें कोई दूसरा फसल होता ही नहीं है, क्योंकि नील की जो खेती होती है ना उसमें जो नील का जो पेड़ होता है उसमें जड़ होता है, वो सारी उर्वरता सोख लेती है। तो यदि उस पे तुम फिर कोई गेहूं चावल कोई दूसरा खेती करोगे तो होता ही नहीं, उर्वरता खत्म हो जाती है।
तो नील की खेती जो है इंडियन से करवाने लगा ये अंग्रेज। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है ना, वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। अब देखो, भारतीय जो नील थी ना, वो अतीव महत्वपूर्ण थी। इतना गाढ़ा होता था कि एक बार किसी कपड़े में लगा दो तो इतना अच्छा चमक आ जाता था उसमें कि मत पूछो। तो भारतीय नील सबसे गाढ़ा होता था और ये दुनिया में उस समय में नंबर 1 पे था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई क्यों ना इन लोगों से हम नील की खेती करवाए। ठीक है, नील की खेती करवाने के लिए भारतीयों से मांग करने लगा। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। जहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है ना, वहां पे ही नील का पौधा होता है। यानी कि जो गर्म इलाके होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में नील की खेती की जाती है, वहीं पे नील उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है भारतीय नील जाते थे, यानी कि व्यापार सामान्य रूप से राजा करते थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड नामक पौधे पर निर्भर किसे रहना पड़ता था? जो वहाँ के यूरोपीय व्यापारी थे, यूरोपीय बाजार में जो व्यापारी थे, उसे वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इससे यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तर इटली, दक्षिण फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपने सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील की आयात पर पाबंदी लगा दें, क्योंकि नील इतनी महंगी थी उधर उन क्षेत्रों में कि ये लोग उपजाते बहुत कम थे, उगाते बहुत कम थे। और यूरोप के मार्केट में जब नील होता था ना, भारतीय नील जब वहां पे बिकता तो अत्यधिक मूल्य में बिकता था। तो ये वहां के दबाव दाएगा, भाई वहां का नील बंद करो, भारतीय नील नहीं चलेगी इसमें। हम वोट से ही जो होगा, जैसा कलर होगा उसी से हम कपड़े रंगेंगे, वही कपड़े में डिजाइन होगी, उसी से बनाई जाएगी। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील की आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगियो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। अब कुछ इलाकों में जो है नील की खेती होने लगी, जैसे वेनेजुएला में, जमैका में, डोमिंगियो में, ब्राजील में, इन सब इलाकों में नील की खेती करने लगी। उत्तर अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगे। अब जब देखो, सभी देशों में नील की खेती हो रही थी, नील जब इतनी महंगाई थी, नील की इतनी डिमांड थी, तो अब ये जो था ना ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सोचा भाई नील में तो बहुत ज्यादा पैसा है, क्यों ना इन भारतीयों को बोलें कि भाई तुम लोग नील की खेती करो। ये ऐसे डिमांड करने लगा भारतीय। अब हुआ क्या कि जबरन इन लोगों से नील की खेती करवाई गई। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाले नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया, 95%। यानी कि 1788 में केवल 30% था, लेकिन वही 1810 में 95% हो गया था।
जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसे लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है उसे कंपनी जो है क्या करते थे, पैसा पैसा भी देते थे, कर्ज, भाई लो तुम पैसा और करो अपना। अब देखो यहाँ पे जो है ना कुछ बता रहा है, एक चित्र देखिए, इसमें एक आंदोलन हुआ था सेंट डोमिंगो में, गुलामों की बगावत। इसमें जो गुलाम थे उसकी बगावत हुई थी। अब देखो हुआ था क्या, कि इसको पढ़ लेते हैं। अगस्त 1791, जनवरी, स्कूहदलोस्की का चित्र। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बगान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बगानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत में पर उतर आए। उन्होंने बगान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी थी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप में नील की खेती ठप हो गई। अब यहाँ के जो लोग थे ना, वो बोला भाई नील की खेती नहीं करेंगे, बगान को जला दिए, मालिकों को मार दिए, एकदम वहाँ का नील व्यवस्था चौपट हो गई। लेकिन भारत में अभी तो स्टार्टिंग है, अभी देखते हैं आगे इसमें क्या क्या विद्रोह होती है। अब देखो नील की खेती होती कैसे थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन पे नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती क्या होती थी, इसकी समस्या मैं बता दूं। निज खेती की समस्याएं बगान मालिकों को निज खेती का क्षेत्र पर फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। जैसा ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बगान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमानों बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। एक बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है, यानी कि 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन है, तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी किसानों, क्योंकि पहले के समय में उतना ज्यादा ट्रैक्टर वगैरह तो सुविधाएं नहीं थी ना, तो हल के द्वारा ही थी। हलों की जरूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिरी तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा, अब जो बगान मालिक थे वो रैयतों के साथ क्या करते थे, सट्टा करते थे, अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपने कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वह चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। अब देख सकते हैं इसमें कैसे किसान जो है
नील की खेती करते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील की पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। याद रखिएगा, ये आ सकता है प्रश्न कि नील की कटाई कौन करते थे, तो अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। खेतों में फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे। अब देखो, जब नील हो जाती थी तो इसको फैक्ट्री में लाते थे और फिर नील बनाते थे। नील का उत्पादन कैसे होता था? देखो, इस प्रकार से नील के उत्पादन के लिए फैक्ट्री होती थी। अब इसमें देखो, किनवन हौद, बीटर हौद दिख रहा है ना, ये हौद छोटे छोटे टैंक टाइप के बने होते थे। अब इसी में नील होते थे। बीटर हॉट और किनवन हौद आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, एक किनवन हौद है, इधर नीचे में बीटर हौद है। ऊपर में जो दिख रहा है आपको ये लाइन, ये किनवन हौद है, और नीचे वाला एक और परत है, वो है बीटर हौद। अब देखो इसमें होता क्या है। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना, विलियम स्पिंस का चित्र। नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों के फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेट्स हौद हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग अलग काम था। नील के पौधों में पत्तियां को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किनवन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। किनवन हौद पता चल गया ना, इसमें पहले पत्तियों को तोड़ के, नील की पत्तियों को तोड़ के, और जो नील का जो डंडी वंडी था उसको रखा जाता था गर्म पानी में। ठीक है, 3-4 घंटों तक, कई घंटों तक रखा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। देखो, ये ऊपर वाला जो हौद है ना, ये किनवन हौद है। सबसे पहले नील को तोड़ के लाए खेतों से, इसमें डाल दिए, गर्म पानी है इसमें। अब ये कुछ घंटों तक इसमें गर्म होगा। जब किण्वित हो जाते हैं ना, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं पत्ते, एकदम उसमें कुछ बचता नहीं है पत्तों और जड़ों में, तो उसको निकाल लिया जाता है, और जो पानी बचता था उसको नीचे फिल्टर करने के लिए बीटर हॉड में भेजा जाता है। देखो नीचे जो दिख रहा है ना एक हॉड, एक लाइन, वो बीटर हॉड है। दूसरे हॉड बीटर बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पेंडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और इसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पिपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील, ठीक है, नीचे जो है जमी नील, जमी नील की गाद नील की लुगदी को दूसरे कुंड, निर्धारण कुंड में कर डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। बिक्री के लिए नील तैयार है। इस प्रकार से नील उपजती थी। जो किसान पहले इस कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया था कि व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। समस्या और भी समस्या और भी थी। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। ठीक है, नील की खेती करें, किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी, जो कि मैं आपको पहले ही बताया, सारी उर्वरता खत्म हो जाती है। जब नील की खेती एक बार किसी खेत में कर दी जाए, कृषि हो जाए, तो फिर वो उस खेत की सारी उर्वरता खत्म हो जाती है। कटाई के बाद वो धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह, अब देखो नील विद्रोह हुआ था 1859 में बंगाल में। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वाले का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमशुदा एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वो नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बगान मालिकों को लाठी धुरा गोंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिक के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियाओं के साथ
आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों के बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार की संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में 1857 का विद्रोह हुआ था, जो कि हम पिछले अध्याय में पढ़े, जिलों में एक और बगावत की खबर फैली थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों के द्वारा दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एसएल ईडन ने एक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों ने यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसान को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी की आखिर में कृत्रिम रंगों के निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी पूरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1970 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। यानी कि यदि कहेंगे कि महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा है, तो नील सत्याग्रह आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं, और ये चंपारण में आके अपना पहला आंदोलन प्रारंभ किए थे। अब देखिए, उसमें से एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं भीख मांग लूंगा परंतु नील की खेती नहीं करूंगा। चंद्रपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। डब्ल्यू एस सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे। वो बोला, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह के शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला कहते हैं, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री शाले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहोगे? हाजी मुल्ला बोल रहे हैं, नहीं, मैं नहीं करूंगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील की खेती नहीं करूंगा। इस प्रकार से इस अध्याय में बताया गया है कि हम नील की खेती हमें किस प्रकार से मजबूर किया, किसानों को कैसे मजबूर किया, और जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी शासन कैसे ग्रामीण क्षेत्रों पर, वहाँ के लोगों पर कैसे अपना अधिकार जमाए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह अध्याय, यह चैप्टर, यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि यह लेसन समझ में आया तो जरूर ही इस मिस्टर सम्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को अवश्य ही भेजें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। और सीटेट परीक्षा नज़दीक है तो आप लोग अधिक से अधिक इस पाठ को पढ़ें, अभ्यास करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अग्रिम पाठ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।